लास्ट क्लास में क्या चर्चा हो गई थी? ग्राफ बता दिए थे साइन कोस के। तो बताइए अगर प्योर साइन या प्योर कोस का ग्राफ है तो उसका अगर आप टाइम पीरियड टी मानते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी एफ मान लिया, लेकिन यहीं पर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2t/2 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2f हो जाएगी। इतना क्लियर था? और बोलो। चलिए आगे अब अपन को एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज फेज डिफरेंस, कलांतर। हिंदी में क्या कहते हैं? कलांतर, और इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस क्या होता है समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कला क्या होती है। कला के बारे में कुछ जानकारी हुई थी, x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पर ओमेगा टी है वो क्या है? कला। बताया था? नहीं बताया था? टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ है तो ये, फिर मान लीजिए टाइम t बराबर 0 पर यहाँ है तो ये ओमेगा फाइव जो है यहाँ का इनिशियल फेज है, प्रारंभिक कला है। ठीक है, तो कला क्या है? कलांतर निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x1 बराबर दे रखा है, मान लीजिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और x2 आपको दे रखा है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, इस तरह से दे रखा है। और आपको पूछा गया इन दोनों के बीच में कलांतर बताओ। यहाँ पर मैं इनिशियली अज्यूम करता हूँ कि माना है कि फाइव टू इज ग्रेटर देन फाइव वन, ऐसा मैं मान लेता हूँ। कौन है ये? हाँ जी, यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर आप किसी का कलांतर निकालते हैं, कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस, तो वो जो फेज डिफरेंस होता है उसको डेल्टा फाइव लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डेल्टा फाइव। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव जो होता है बेटा, ये कैसे निकालते हैं? ये लिखते हैं ये इसका फेज माइनस इसका फेज। तो इसका फेज 5 माइनस 5 1 करेंगे, ये वाला फेज कितना, सॉरी ओमेगा टी माइनस 5 2। अब इसको घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 1। और आप देखेंगे डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस 5 2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1। ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, डेल्टा एफ बराबर क्या आ गया? सॉरी डेल्टा फाइव बराबर क्या आ गया? 5 2 माइनस 5 1। ये लीजिए, इसी को आप फेज डिफरेंस कहते हैं। नहीं समझा? दो इक्वेशन होगी, दोनों की फेज दी होगी, दोनों के फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। सही बात है? दोनों की फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दोनों की कलाओं का अंतर, कलांतर। अब इसके लिए शर्त क्या है? फेज डिफरेंस देखने के लिए आपका ये जो एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा जो है ये सेम होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो आपका ये ले रखा है फंक्शन, ये सेम होना चाहिए। पता चला एक साइन है एक कोस है तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पूरे साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ भी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है तो प्लस का साइन है। तो या तो दोनों साइन प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस के होने चाहिए, दोनों अपोजिट साइन नहीं होने चाहिए। तो तीसरी चीज़ ये भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या क्या सेम होना चाहिए। इनका फेज ओमेगा सेम होना चाहिए, इनका फंक्शन सेम होना चाहिए, और यहाँ पे साइन जो है प्लस माइनस जो भी है वो सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी दिख जाए तो डायरेक्ट बोल देंगे कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। सही बात है? जैसे मैं मानता हूँ x बराबर a साइन ओमेगा टी और y x2 बराबर दे रखा है आपको b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो आपको फेज डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट बता दीजिए पाई बाई टू आंसर आएगा। नहीं समझे? बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको x1 बराबर दे रखा है a साइन ओमेगा टी और x2 दे रखा है आपको b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। और आपसे पूछा फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस बताया। तो सिंपल है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव बराबर कितना हो जाएगा? यो माइनस यो करोगे, लेकिन शॉर्ट में देख लो ये दोनों सेम है, यही तो अलग है, ये इसका फेज डिफरेंस है 5/6। अरे इन दोनों की फेज में कितना डिफरेंस है? ये फेज डिफरेंस है। समझ में आ गया? तो फेज डिफरेंस या कलांतर ऐसा निकालता है। बात समझ में नहीं? कला में अंतर, फेज में डिफरेंस, क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वेलोसिटी, यानी कि वेग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं ना। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखाऊंगे, पता है? वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर, है ना। तो लिखाऊं डेफिनेशन के पुराने चैप्टर से देख लेंगे, वही डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन होता है, वही इसका क्या होता है? वेलोसिटी या वेग कहलाता है। ठीक है ना। तो वेग के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। चले सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है क्या? स्थिति का जो विस्थापन का होता है सूत्र, x बराबर a साइन ओमेगा टी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, x बराबर a साइन ओमेगा टी। ये क्या है? स्थिति का या फिर विस्थापन का समीकरण है, एसएचएम के लिए है। तो अगर एसएचएम की बात करते हैं, एसएचएम के लिए स्थिति का समीकरण क्या हो गया? फॉर एसएचएम सरल आवर्त गति हेतु x बराबर a साइन ओमेगा टी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी या वेग। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है बेटा v बराबर होता है dx बाय dt। करें तो यहाँ पर v लिख दूँ, v बराबर dx बाई dt। dx की जगह कितना लिखें? लिख देता हूँ पूरा, d अपॉन dt, और यहाँ पे लिखूंगा a साइन ओमेगा टी। चलिए v बराबर कितना आ जाएगा? a कांस्टेंट है, आयाम बाहर निकल गया,
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस ओमेगा टी। कितना होगा, कोस ओमेगा टी। एक चीज सिखाई थी, डिफरेंशिएशन में x की पावर 1 के साथ जो भी होगा गुणा में आ जाएगा और समाकलन में भाग में आ जाएगा, ऐसा सिखाया था। तो यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t की पावर 1 के साथ कितना लिखा हुआ है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, गुणा में। तो v बराबर क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है वेलोसिटी का, आ गया। तो बताइए स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, और वेग का क्या होता है, x बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि ये जो v है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो v मैक्सिमम के लिए ये तो फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस ओमेगा टी, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, 1। तो अगर इसको 1 रख दिया तो यहाँ पर v बराबर क्या बन जाएगा, a ओमेगा, और ये v की मैक्सिमम वैल्यू है। तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a ओमेगा। बात समझ में कि नहीं। कोई कहते हैं कि यार v का ग्राफ बताओ, तो इसी फॉर्मूले से आप v का ग्राफ भी बता सकते हैं। v का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए इधर तो मैं लेता हूँ t और इधर मैं लेता हूँ v ले लेता हूँ, इधर v लिया इधर t लिया। तो आप देखिए कोस का ग्राफ बन जाएगा क्या। अब बताइए कोस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है क्या। लीजिए इसीलिए तो कल आपको ग्राफ पढ़ा रहा था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो बताइए वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ आ गया, एक चक्कर पूरा यहाँ पे हो रहा है, तो ये t है, तो ये कितना हो जाएगा t/2, ये कितना हो जाएगा 3t/4, और ये कितना हो जाएगा t/4। अच्छा यही ग्राफ अगर स्थिति का पूछ लेते हैं तो किसका, वेलोसिटी और टाइम का। ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है ना। यही ग्राफ मान लीजिए आपको इसका पूछता तो इसका ग्राफ कैसा होता, स्थिति और टाइम का पूछता तो ये आपको बताऊं, ये ग्राफ कैसा होगा, इधर लिया आपने, इधर लिया t, और ये ग्राफ किसका बन जाएगा, xt का ग्राफ है, तो ये ऐसे चलेगा क्या, ओके ऐसे चलेगा ग्राफ। बोलिए ये कितना हो जाएगा t, ये कितना t/2। आगे आपको पता है सब कुछ, ये जो वैल्यू होगी बेटा ये प्लस ए होगी और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू माइनस ए होगी। ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरा चैप्टर ग्राफ पर बेस्ड है। आ गया बेटा, आगे चलिए। अब अपन को क्या करता है, बहुत बार रिलेशन निकालना पड़ता है v और x के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन v एंड x, रिलेशन बिटवीन v एंड x, यानी कि वेग और स्थिति में क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। लिखो हिंदी में समझ जाओगे, वेग तथा स्थिति में संबंध। बोलिए आपके पास स्थिति का फॉर्मूला क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, सही बात है। आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। बुरा नहीं मानो तो इनका स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सही बात है। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखूँ क्या, एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको लिख दूंगा v स्क्वायर बटा हुआ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सही बात है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन को जोड़ेंगे, क्या कर दिया मैंने, बराबर में ये रहा है ना, इसको जोड़िए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बराबर, इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया 1। अब इन दोनों को पकड़ के क्या अपन बनाएंगे ग्राफ। तो इधर तो ले लूँगा मैं x, इधर ले लूँगा मैं v। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, v का v ले रहा हूँ, y एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं v का मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी x के बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ। अच्छा जब ये ग्राफ खींचेंगे तो मिड पोजीशन पर x कितना होगा, जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है यूँ तो मिड पोजीशन पर x कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रखिए, ये 0 रेखा आपने दी कितना हो गया 0, ये टर्म 0 हो गई। तो क्या कहते हैं v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, इसको उधर भेजिए v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v को उधर भेजिए तो अंडर रूट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट में से स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा a ओमेगा। नहीं समझे, समझे ए ओमेगा, पहले ये आ रहा था ए ओमेगा हो गया ना। अब अपन क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चलेंगे तो v कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे v को 0 रखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बन जाएगा, और x बराबर a, तो ये x बराबर a बन जाएगा, x बराबर a। तो आप देखिए यहाँ पर तो a, यहाँ पर a इंटू समथिंग है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ अंडे जैसा बनेगा। किसके जैसा, अंडे जैसा। अंडा नहीं बन पाया यहाँ से, पर भावनाओं को समझिए। अंडे जैसा ग्राफ बना तो इस ग्राफ को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार ग्राफ। कौन सा ग्राफ, दीर्घवृत्ताकार ग्राफ या दीर्घवृत्तीय ग्राफ। इसको इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं ना, इक्लिप्स। तो इक्लिप्स बन गया। अब यहाँ पर देखिए
आपने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो ऐसा दीर्घवृत्ताकार ग्राफ बनता है। बन गया, ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात है। अब इसी इक्वेशन को पढ़ करके मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, जैसे इसमें से इसको उधर ले लीजिए, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सभी सहमत है इससे? ओके, इसको आगे सोल्व करिए, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये चला गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अब इस जगह पे देखिए, इस वी को उधर भेजिए ए स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ओमेगा है तो ये ओमेगा बन जाएगा, लेकिन ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, ऐसा आप 10वीं में पढ़ गए हैं। ओके, ये एक और इक्वेशन बना दी मैंने। अब ये इक्वेशन बना दी, इससे मैं कुछ जानकारी जुटा हूँ, देखना। एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0, बताइए किस पोजीशन पर हो? एक्स बराबर 0 का है मैक्सिमम पोजीशन है, मिड पोजीशन, तो मिड पोजीशन पर है। कहाँ पर है? मिड पोजीशन पर। मिड पोजीशन पर यहाँ पे वैल्यू 0 रख दीजिए, ये 0 रखा तो ए का खर्ची बचाएगा, ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ए का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है ए, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा, तो वी बराबर क्या हो गया बेटा, ए ओमेगा। अब ये ए ओमेगा जो है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इधर भी हो सकती है और इधर भी। तो वी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए ओमेगा आ गई। इल्ला यहाँ पे तो क्लियर किया था मैंने, वी मैक्स ए ओमेगा है। तो दूसरा तरीका समझ में नहीं आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब एक और क्या करता हूँ, एट एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्स बराबर ए हो जाता है, सही है। तो कहाँ पे चला गया मैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हूँ तो वी का जो वैल्यू होगा, ये वी का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ पे ए रख दीजिए, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो कितना आ गया 0। बताइए एक्सट्रीम पॉइंट पर ए कितना आ जाता है, अच्छा वी कितना आता है 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब हमने पढ़ा है क्या, इसको रिवाइज करते हैं। एसएचएम टिप्स पर होना चाहिए। पहला एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। वी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा। और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये स्टार लगा देना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत काम आता है। क्या फॉर्मूला है, वी बराबर ओमेगा, प्लस माइनस तो दिमाग में चलने देना, वी बराबर ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस है, और सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। इसी तरह से अपन बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे अपन एल एक्सेलेरेशन की, ए की। पहले ये लिखिए, तेरे को समझ में नहीं आया? आ गया? ऐसी कंडीशन है अपनी इंडिया के अंदर। तो आप बताइए, गवर्नमेंट स्कूल में कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, है ना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ना चाहता, हर कोई करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब। क्यों करनी है गवर्नमेंट जॉब? पैसा। पैसा। एक बार आप चले गए गवर्नमेंट जॉब में तो सिक्योर हो जाता है कि भाई आपको अब नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, आप जिंदगी भर पैसा ही पैसा होगा। इस चक्कर में आदमी क्या, भाई पैसा तो वैसे ही मिल रहा है, काम क्यों करें, तो काम करना ही छोड़ देता है ना। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा सोचते हैं कि पैसा कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो गलत सोच है। आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करिए। आप जब अपना काम अपनी ईमानदारी से करेंगे तो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है, लेकिन काम में थोड़ा परफेक्शन होना चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर में आपको हर कोई नहीं रखता है, जब आपके पास हुनर होता है काम का तभी आपको रखा जाता है। गवर्नमेंट में आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, एक बार अंदर घुस गए, अब उसके बाद आपको निकालने वाला कोई नहीं है, तो आप बेमतलब बिना काम के पैसा लेना चाहते हैं, और एक तरीके से गलत है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए बिल्कुल, लेकिन ऐसा काम कीजिए कि आपके इलाके में आपकी पहचान आपके काम की वजह से बन जाए, है ना, तभी तो देश में चेंजेस आएगा। सही बात है ना। तो हर एक आदमी अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट का भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं? आप भी कोशिश करिए गवर्नमेंट जॉब में जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद ऐसा काम करो कि प्राइवेट वालों को पीछे छोड़ दो। मेरे एक मिलने वाले कोई है जो गवर्नमेंट जॉब में, नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो क्या करते हैं कि जो पैसे आते हैं ना, गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो शायद छुट्टियों के भी पैसे मिल जाते हैं। तो वो मान लीजिए एक महीने में 4 संडे थे, तो वो 4 संडे का जितना पैसा बनता है ना, वापस गवर्नमेंट को रिफंड करते हैं, जमा कर देते हैं, वापस लेते ही नहीं पैसे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है ना। तो आप बताइए कैसे। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिधर से आ रहा है आने दो, साइड इनकम, ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो ईमानदारी का जो पैसा होता है ना, उसकी होड़ नहीं होती है। ठीक है, लिख लिया।
त्वरण या एक्सेलेरेशन, त्वरण या एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की अगर बात की जाए बेटा तो आपको सिंपल सा याद रखना है, एक्स बराबर क्या बताया अभी, याद हो गया होगा, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा बताइए, अगर एक्स आपके पास है तो वी निकाल सकते हैं, वी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। सही बात है। इसमें क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन। क्या किया बेटा, एक और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ डबल डिफरेंशिएशन, ए बन जाएगा, वी से क्या बन जाएगा, ए। बोलो ये चीज तो कांस्टेंट, ए ओमेगा कांस्टेंट। अब कोस का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, अरे होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और वो वाला माइनस कहाँ गया, आगे। अच्छा टी की पावर 1 के साथ जो भी आएगा किस में आएगा, गुणा में आएगा ना, डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे एक और ओमेगा बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। लो जी बन गया, ठीक है, नहीं समझ में आई बात, आगे। तो बोलिए एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कभी जरूरत पड़ेगी ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बोलिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, तो 1। अब मैं बात करूँ ए की, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए माइनस नहीं लिया मैंने, सही बात है, ओके। अगर मेरे को यहाँ से पूछे इसका ग्राफ, तो मेरे को पता है वो साइन का ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ पूछेगा तो मेरा कैसा आएगा, साइन का ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ पूछेगा तो कैसा आएगा, कोस का ग्राफ आ जाएगा। अब बोलो इसका ग्राफ पूछेगा, मेन तो इसका ए वर्सेस टी ग्राफ, इसके ए और टी का ग्राफ पूछेगा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, बोलो ये किसका, साइन का ग्राफ है कि माइनस साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसा, तो माइनस का इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, ओके। तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई बात, ग्राफ रखने नहीं पड़ रहे, ओके। इधर मैं क्या ले लूँगा, ए, और इधर क्या ले लूँगा, टी, ओके। ये ऐसे और ये टेढ़ा बन गया ग्राफ, और कोई बात नहीं। अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड टी क्या कितना हो जाएगा, t/2, ये कितना हो जाएगा 3t/4, और ये कितना हो जाएगा 3t/4 हो गया। अब बोलिए ये इसकी कर लेते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये क्या बन जाता है, ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये तो हो जाएगा प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके क्लियर, ओके। ये सारा हो गया इसका ग्राफ। और बात करें इनके रिश्ते की बात कर लूँ तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, ए और टी के, नहीं टी ए और टी के बीच का रिश्ता, तो ये सामने ए और टी का, ए और एक्स, ए वर्सेस ए एंड एक्स लिख देता हूँ, ए एंड एक्स, ए और एक्स का क्या देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं। सिंपल सा है ये रिश्ता, थोड़ा मुश्किल होता है समझना, तो तुम शायद मेरी भावनाओं को समझ पाओ। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है ना, किसी कोई समस्या नहीं। ये जो ना एक्स, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये चीज़ क्या है, एक्स, ये लीजिए एक्स है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हो गया। ज़्यादा भारी तो नहीं है रिश्ता निकालना, तुम स्कूल में करोगे डेरिवेशन के चक्कर में उलझे पड़े रहोगे, ये कैसे निकलता है ना, हम तो हवा में करा देते भैया ऐसा बन रहा है। तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका बहुत बढ़िया रिश्ता बन गया। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका, बनाए ग्राफ, इस ग्राफ को ढंग से अच्छा एक और वैल्यू रख सकते, वैल्यू क्या रखोगे वैसे तो यहाँ पर मैं ले लूँगा क्या, एक्स, उधर क्या ले लूँगा ए। एक काम करिए एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 0, तो ए कितना 0, लो कौन समस्या नहीं। अब बोलिए एक्स की वैल्यू 0 मतलब मिड पोजीशन, तो मिड पोजीशन पे फोर्स कितना 0, तो ए भी कितना, ये लो फॉर्मूले से प्रूव हो गया, सही बात है। अब मान लीजिए चलता एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए पे चला गया, ठीक है, तो चलता कितनी पोजीशन पे चला जाएगा, प्लस ए पर, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1, यानी प्लस ए, तो यहाँ पर एक्स की कितना रखेंगे ए, तो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू आ जाएगा ए। तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ प्लस ए है, और इधर की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं माइनस है, और पार्टिकल ऐसे चला क्यों, ठीक है ना, पार्टिकल मिड पर तो 4 पार्टिकल प्लस ए पर चला गया, तो जिस वक्त पार्टिकल प्लस ए पर है तो इसका एक्स कितना रखेंगे प्लस ए, तो एक्स रखो प्लस ए, जैसे प्लस ए रखोगे तो ए का वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू प्लस है तब इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है, आई थिंक नीचे चलना चाहिए, ओके। ये वैल्यू आ गई, बोलिए बेटा ये वैल्यू कितनी है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, समझ में नहीं बात आगे ना। अब मान लीजिए इस पार्टिकल को चलता इधर ले गया है, तो आप माइनस ए पे चले गए, जब आप माइनस ए पे तो एक्चुअली कितनी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा इस जगह, तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कौन सी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब आपका ग्राफ ये है, नहीं समझ में ये बात आगे। तो एक्स और ए के बीच का ग्राफ ये है, क्लियर के नॉट क्लियर, क्लियर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिखते हैं x बराबर बात करते हैं 10 साइन 3 पाई t प्लस π/4 प्लस π/4। एक इक्वेशन तो ये रही। दूसरी इक्वेशन लेते हैं y2 बराबर 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 कोज 3 पाई टी। ओके, दो इक्वेशन है। आपको इसके अंदर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना है ये बताना है, टाइम पीरियड कितना है ये बताना है, और दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, आयाम है ना, A1 एंड A2 ये बताना है। समझ गए बात को? क्वेश्चन समझ में आ गया? लैंग्वेज में लिखूंगा वैसे समझ जाओगे, समझ जाएंगे। तो बताइए एक का आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड एक का कितना है y1 वाले का, और y2 वाले का कितना है? नहीं है यही तो गड़बड़ है। तुम हमेशा हर किसी को सरल समझ लेते हो, हर कोई सरल नहीं होता है, उसको सरल बनाना पड़ता है। समझ गए? इसका 10 मैं मानता हूँ। अब मैं सोल्व करते दिखा देता हूँ ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, y1 तो एज इट इज छोड़ दो, उसको छेड़ो ही मत, y2 को सोल्व करो। y2 बराबर क्या हो जाएगा 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कोज 3 पाई टी। ओके, अब एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा मार दूँ। ऊपर 2 से गुणा मारा तो y2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10, नीचे 2 से गुणा मारोगे तो वापस कट के कितना हो जाएगा 5। लेकिन वो जो 2 नीचे गुणा मारा मैं इसको अंदर भेज देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 3 पाई टी बटा 2 प्लस √3 बटा 2 कोज 3 पाई टी। कौन समस्या? तू बोल हर्षिता, समस्या नहीं? ऐसे लिख सकते ना? ओके, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो y2 बराबर 10, इसको लिख दूँ 1/2 इंटू साइन 3 पाई टी। बताइए 1/2 कोज में किसकी वैल्यू होती है? बेटा तुम मैथमेटिक्स लियो ना, ये 1/2 ये और साइन 3 पाई टी ऐसे लिखूँ तो किसी को ना समस्या नहीं, प्लस √3/2 कोज 3 पाई टी ऐसा लिख रहा हूँ। अब समझ में आया? थोड़ा आसान हुआ। ओके, तो y2 बराबर 10 1/2 कोज में किसकी वैल्यू होती है? 30 की होती है, 60 की होती है। मर जाओगे जाके तुम मैथमेटिक्स के बच्चे हो। कोज 60 की वैल्यू होती है, तो ये होता है कोज 60 को कितना लिखते हैं π/3 π/3 180/3 60 होता है ना, π/3 लिख दूँ इसको कोज π/3 लिख सकता हूँ। सभी सहमत है? पप्पू बायोलॉजी सहमत? ठीक है। साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती बताओ? मर जाओगे जाके। हाँ साइन 60 होती पक्का? हाँ हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती साइन कितना 60 कितना होता है π/3। ओके, कोज 3 पाई टी, इसको ऐसे लिखो तो कितनों को समस्या हो रही है? क्या कर दिया? कर सकते हैं ऐसा? अब एक बात बताता हूँ, क्या पता कितनों को पता है कि नहीं पता है। साइन a प्लस बी बराबर साइन a कोज b प्लस कोज a साइन b, ये फॉर्मूला होता है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया था, पक्का होता है। तो देखो साइन a कोज b प्लस कोज a साइन b को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन a प्लस b लिख सकता हूँ। नाउ साइन a कोज b कोज a साइन b को क्या लिख सकता हूँ? साइन a प्लस b। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसको लिख देता हूँ y2 बराबर 10। अब बोलिए साइन a कोज b, तो ये मेरा a बन गया, तो ये हो जाएगा साइन a यानी π/3 प्लस b 3 पाई टी, नहीं समझे, 3 पाई टी प्लस π/3। कितनों की बात समझ में नहीं है? आगे इस फॉर्मूले को यूज किया, हर बार बड़ा नहीं करना है, कभी कभी बड़े को छोटा भी कर सकते हैं। इस बार मैंने बड़े को छोटा कर दिया, सही बात है। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्लियर हो गया। y2 ये रहा, ये y2 बना दिया आपने। y2 कितना आसान था, हमने जानबूझ के फंसा के दिया। y1 कितना है? y1 बोलिए 10 साइन 3 पाई टी प्लस π/4। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, अब बोलिए दोनों का आयाम बताइए। इसका आयाम कितना है? इसका आयाम भी कितना है? 10। तो बताइए, पहले आप 5 बता रहे थे, आंसर तो 10 था, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट बता दूं क्या मैं? a1, इसका a1 कितना है? 10, और इसका a2 कितना है? 10। तो a1 बटा a2 अगर पूछ ले तो कितना आएगा? 1:1। हालांकि पूछा नहीं, बट बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियो पूछता है। और बताइए और क्या क्या पूछा है? हाँ, डेल्टा फाई पूछा है। तो डेल्टा फाई क्या होता है? अगर ये और ये सेम होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। दोनों का साइन सेम है, यहाँ पर दोनों का फंक्शन सेम है। ओके, देखिए दोनों का ओमेगा भी सेम है, 3/3। इसका मतलब कोई बड़े में से छोटा घटा लो। अब बोलो π/3 π/4 में कौन बड़ा है? π/4 बड़ा है। शाबाश,
पाई बटा 3 बड़ा है, गणित लिए बेटा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ये इसका फिर डिफरेंस हो जाएगा, 5 2 -5 1 या 5 1 - 2 जो भी होगा जो। ओके, अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 12 में से इसको घटाओ 3 4 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाई 12। नहीं समझ में आई बात? तुम ऐसा रो क्यों रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको? है अरे ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा। देखो 12 में 3 का भाग दोगे 4, 4 को पाई से गुणा करो 4 पाई, 12 में 4 का भाग दो 3, और 3 को पाई से गुणा करो 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई घटी तो 1 पाई बची। देखा नहीं था घर पे 4 पाई होती है, उसकी 3 पाई निकाल दो, कितनी पाई बचेगी? 1 पाई। चलिए नॉनसेंस। इधर देखो, इधर देखो, अब टाइम पीरियड निकालना है, तो फॉर y1 के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब इस वाली इक्वेशन के लिए टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ। तो इसका ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना बोलो? 3 पाई, है ना। लेकिन आप जानते हो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी बराबर 3 पाई, तो पाई से पाई गया तो टी कितना आ गया? अरे यार 3/2 कैसे आएगा? 2/3 आएगा ना, 2/3 आ गया। ये पहले वाले का तो t1 समझ लेना, वैसे समझ लो t, पहले वाले का t आ गया, दूसरे वाले का 4 y2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना? अरे दोनों का सेम आएगा क्या? हाँ दोनों का सेम ही आएगा, ओमेगा सेम है, दोनों का पाई टी भी तो सेम आएगा। बोलिए इसका भी कितना हो जाएगा? 3 पाई। y2 के लिए ओमेगा कितना है बेटा? 3 पाई, ओमेगा बराबर 3 पाई, तो इसका t कितना आ जाएगा? 2/3। नहीं समझे कितनों को? अच्छा बताओ इसका फ्रीक्वेंसी कौन कौन बता सकता है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? f बताओ, इसका अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लेता कितना बताते? 3/2, और इसका कितना हो जाता? 3/2। ये कैसे हुआ रे? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। हाँ तो उल्टा कर दो उसका, है ना। बस यही क्वेश्चन घुमा घुमा के बच्चों से पूछते रहते हैं बार बार, और बच्चे अटकते रहते हैं। ओहो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चेपो 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 जल्दी चेपो।